वेलकम बैक टू द लक्की स्टडी पॉइंट आर्मी। माई सेल्फ ओमपाल सिंह राठौड़। और दिन डिफेंस खा जाता है, दिल जब पढ़ने को माइल होता है तो एग्ज़ाम का डर खा जाता है। सोचे आज़ाद हूँ तो पाँव खुद ठीक जगह पे पड़ते हैं। सोचे आज़ाद हूँ तो पाँव खुद ठीक जगह पे पड़ते हैं। रस्तों को तवज्जो देने से बंदा ठोकर खा जाता है। सच पूछो तो ओमपाल में ऐसे बुज़दिल स्टूडेंटों से आजिज हूँ। सच पूछो तो ओमपाल में ऐसे बुज़दिल स्टूडेंटों से आजिज हूँ जो मिलते हैं तो बात नहीं करते और फ़ोन पे सर खा जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र में यकृत तक का हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी आंत की। छोटी आंत की यदि हम बात करें तो छोटी आंत जो है इसमें भोजन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? सारीय होती है, क्योंकि अम्लीय प्रकृति के भोजन को छोटी आंत स्वीकार नहीं करती। इसलिए जो अग्नाशय से या पेनक्रियाज से निकलने पित्ताशय से जो पितरस निकलता है वो इसकी प्रकृति को कैसे बनाता है? सारीय बनाता है। ठीक है, भोजन की प्रकृति, भोजन की प्रकृति सारीय होती है। सारीय होती है। सारीय करने का कार्य, सारीय करने का कार्य पित्तरस करता है। पित्तरस करता है। आगे यदि हम बात करें तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है तथा अधिकतम लंबाई 32 फीट होती है। 32 फीट होती है तथा न्यूनतम लंबाई 15 फीट होती है। 15 फीट होती है। भोजन का पूर्ण पाचन वह सबसे अधिक पोषक तत्व है, सबसे अधिक पोषक तत्व है छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो पोषक तत्व है वो कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। और भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो भी कहाँ से होता है? छोटी आंत में हो जाता है। आगे यदि हम बात करें तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं?
छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला जिसे कहा जाता है ग्रहणिया, दूसरा है इलियम, इलियम, और तीसरा है जेजुनम। ग्रहणिया को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, इसको इलियम कहा जाता है और इसे कहा जाता है जेजुनम। ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणिया, इलियम और जेजुनम। ग्रहणिया जो है ये छोटी आंत का वह भाग है जो आमाशय से जुड़ा हुआ रहता है सीधा। ठीक है। उसके बाद में इलियम जो है ये छोटी आंत का बीच का भाग होता है, और जेजुनम वह वाला भाग है जो बड़ी आंत से कनेक्टेड रहता है या जुड़ा हुआ रहता है। और भोजन का जो पूर्ण पाचन है छोटी आंत के जेजुनम भाग में होता है। ठीक है। यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। यह भाग आमाशय से आमाशय से जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये छोटी आंत का बीच का भाग होता है। जेजुनम। छोटी आंत के इस भाग से, छोटी आंत के इस भाग से इस भाग से सबसे अधिक सबसे अधिक मात्रा में भोजन का पाचन होता है, भोजन का
पाचन होता है। होता है। अर्थात भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के छोटी आंत के जेजुनम भाग में होता है। जेजुनम भाग में होता है। ठीक है। तो सबसे अधिक जो भोजन का पाचन है वो कहाँ पे होता है? जेजुनम भाग में होता है। या अर्थात कम शब्दों में कहे तो भोजन का जो पूर्ण पाचन है छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? जेजुनम भाग में होता है। आगे यदि हम बात करें तो छोटी आंत में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। छोटी आंत में 3 प्रकार के 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। आप में से किसको पता है कि एंजाइम का काम क्या है? हाथ खड़े करो। जिससे पूछा जाए वही बताएगा। हाँ, आप बताना। मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे टुकड़ों में बदलने का जो कार्य है, छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने का कार्य कौन करता है? एंजाइम करता है। उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। मतलब भोजन के जो बड़े अणु है या बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको छोटे रूप में रूपांतरित करना या परिवर्तित करना, वो क्या है? पाचन है। ठीक है। और वो काम किसका है? एंजाइम का। और एंजाइम क्या है? एक हथौड़ा है जो कि इसका काम करता है तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। छोटी आंत में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? बताओ। 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? माल्टोज। दूसरा कौन सा है? सुक्रोज। और तीसरा कौन सा है? लैक्टोज। ठीक है। तो छोटी आंत में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगला जो पाचन का अंग है वो आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत का बताओ क्या काम है? बताओ, किस किस को पता है? हाथ खड़े करो देखे। हाथ खड़े करो। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? क्या होता है बड़ी आंत में? हाँ भाई, आप बताना। मतलब खनिज तत्व या जो मिनरल्स है या जल जो है उसका जो अवशोषण करने का कार्य है वो कौन करती है? बड़ी आंत करती है। और इसी के अंतर्गत जो गुड बैक्टीरियाज है या जो गट बैक्टीरियाज है वो किस में पाए जाते हैं? बड़ी आंत में पाए जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो हम जब भी तरबूज खाते हैं तो हमें बीज को चबा के खाना चाहिए, न कि बीज को निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुड बैक्टीरियाज है जो बड़ी आंत में पाए जाते हैं उनके लिए जो पोषण का जो कार्य है वो कौन करते हैं? बीज करते हैं। ठीक है। पहले तो ये बताओ, बड़ी आंत के
भाग कितने होते हैं? 3। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिक्कम, पहला जो भाग है उसे कहते हैं सिक्कम। दूसरा कोलन, या इसे कोलोन भी कहा जाता है, कोलन। और रेक्टम। तीसरा कौन सा है? रेक्टम। देखो, सिक्कम जो भाग है इसी के अंतर्गत क्या पाई जाती है? अपेंडिक्स पाई जाती है, जिसे परिसेसिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान में ये अवशेषी अंग है। अवशेषी का मतलब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। जानवरों में जो जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, खच्चर, इन सब में ये जो परिसेसिका या अपेंडिक्स जो है वो सक्रिय रहती है, परंतु मानव में ये निष्क्रिय है। और वर्तमान में कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। क्यों? क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या क्या किसको पचाने का है? सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होती है। और आप में से तो कोई कुत्तर उत्तर नहीं खाता है, पूड़े उड़े के बटके भर लेता है ना? तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे अंतर्गत जब मानव का संपूर्ण विकास नहीं हुआ था, और मानव जब आदिवासी के रूप में या जंगलों में जब रहता था, उस समय क्या होता था कि मानव घास फूस, पेड़ के पत्ते भी खाता था। जैसे आज भी बंदर जो है वो पेड़ के पत्ते खाता है। उसमें जो अपेंडिक्स या परिसेसिका जो है वो क्या है? आज भी सक्रिय है, क्योंकि उसको उसके अंतर्गत क्या है, जब भी वो पेड़ों से पत्ते वत्ते खाएगा तो किसका पाचन? उस पेड़ के पत्तों में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के पाचन में परिसेसिका या अपेंडिक्स जो है वो महत्वपूर्ण कार्य करती है। और ये पाई कहाँ जाती है? कहाँ पाई जाती है? सिक्कम में। और सिक्कम कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत का एक भाग है सिक्कम, वहां पे क्या पाई जाती है? प्रेसिसिका या अपेंडिक्स। ठीक है। ये वाला जो भाग है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत से। इसी में क्या पाई जाती है? अपेंडिक्स या प्रेसिसिका। जो वर्तमान में अवशेषी अंग है, जो वर्तमान में अवशेषी इसका मुख्य कार्य मानव में यह निष्क्रिय है। निष्क्रिय है, जबकि पशुओं में पशुओं में सक्रिय या एक्टिव है। सक्रिय है, क्योंकि क्योंकि पशु घास फूस, घास खाते हैं,
घास खाते हैं और घास के पत्तों में, घास के पत्तों में, पेड़ को पत्तों में, पेड़ के पत्तों में सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज के पाचन में सेल्यूलोज के पाचन में सेल्यूलोज के पाचन में सेल्यूलोज के पाचन में परिशेषिका, परिशेषिका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगे हम बात करें कोलन। यह बड़ी आंत का बीच का भाग होता है। बीच का भाग होता है। लास्ट में आता है रेक्टम। बड़ी आंत के इस भाग में, बड़ी आंत के इस भाग में बड़ी आंत के इस भाग में अपशिष्ट शेष बचा हुआ भोजन जो अपशिष्ट रूप में है वो आकर रेक्टम में जमा हो जाता है। जमा हो जाता है। तथा ये भाग गुदा से जुड़ा हुआ रहता है। गुदा से जुड़ा हुआ रहता है। रहता है। और अपशिष्ट पदार्थों को और अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो
बड़ी आंत में खनिज तत्व, खनिज तत्व व जल का अवशोषण अवशोषण होता है। इसी बड़ी आंत में गट के जीवाणु पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए, शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की यदि हम बात करें तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? ग्रैनिया, इलियम और जेजुनम। ठीक है, छोटी आंत में मुख्य रूप से क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। किसका? भोजन का जो पूरा पाचन है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के यदि हम भाग की बात करें तो छोटी आंत का जो जेजुनम वाला भाग है वहाँ पे क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन। और छोटी आंत में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। उसके बाद में हमने बात की थी बड़ी आंत की। बड़ी आंत जो है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम जो भाग होता है इसमें परिसेसिका या अपेंडिक्स पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य होता है सेल्यूलोज को पाचन करना या सेल्यूलोज को पचाने का। ठीक है, तो मानव में ये अपशिष्ट अंग के रूप में है क्योंकि मानव ने घास फूस खाना छोड़ दिया है। ठीक है, बंदरों में, पशुओं में ये आज भी अपेंडिक्स सक्रिय है क्योंकि उनमें जो है वो घास फूस खाते हैं और उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। और सेल्यूलोज के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? परिसेसिका या अपेंडिक्स। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी कि जो रेक्टम भाग है उसमें जो नहीं पचा हुआ भोजन है या अपशिष्ट रूप में जो भोजन है वो कहाँ पे आके जमा हो जाता है? रेक्टम में जमा हो जाता है और उसके बाद में उसे गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। बड़ी आंत में और क्या होता है? मुख्य रूप से जो पानी होता है या जो जल होता है उसका अवशोषण होता है और खनिज तत्वों का अवशोषण होता है। जब भी बड़ी आंत में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या अन्य प्रकार की कोई प्रतिक्रिया होती है तो इंसान को दस्त लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डायरिया की जो समस्या है वो बड़ी आंत में मतलब गड़बड़ होने से या चेंजमेंट होने से डायरिया की समस्या उत्पन्न होती है। डायरिया जैसे बार बार दस्त का लगना, क्योंकि जल का जो अवशोषण है बड़ी आंत नहीं कर पाएगी, तभी किसकी समस्या उत्पन्न होगी? डायरिया की समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, और अग्नाशय या पेनक्रियाज नहीं बताया था, नहीं बताया था ना, तो अभी अग्नाशय या पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अग्नाशय या पेनक्रियाज। देखो, ये पाचन का अंग भी है और एक मिश्रित ग्रंथि भी है, क्योंकि जो पाचन में सहायक होते हैं वो एंजाइम होते हैं। भोजन के पाचन में जो सहायकता प्रदान करते हैं वो कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है। ठीक है, अग्नाशय की यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम एंजाइम दोनों निकालती है, दोनों निकालती है, स्रावित करती है, स्रावित करती है। इस ग्रंथि से इस ग्रंथि से ग्रंथि से तीन हार्मोन व तीन एंजाइम निकलते हैं। अब बताओ हार्मोन क्या होता है? सीधे रहो थोड़े, ऐसे क्या लटक के बैठा है, बस में थोड़ी ना है। देखो हार्मोन जो है क्या है, हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन जो है प्रोटीन और स्टेरॉइड से मिलके बने हुए होते हैं। स्टेरॉइड क्या है? वसा है। हार्मोन, यदि मैं कम से कम शब्दों में बात करूं तो हार्मोन एक संदेशवाहक है। क्या है? संदेशवाहक है, और हमें उत्तेजित करने का काम करते हैं। उत्तेजित करने का जो कार्य है वो कौन करते हैं? हार्मोन करते हैं। और हार्मोन जो शब्द है सर्वप्रथम स्टार्लिंग ने दिया था। किसने दिया था? अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसे क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। और हार्मोन जो शब्द है वो स्टार्लिंग ने दिया था। किसने दिया था? स्टार्लिंग ने। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं एंजाइमों की। पहले तो अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन, सॉरी एंजाइम, एंजाइम। देखो तीन एंजाइम निकलते हैं। एक तो निकलता है लाइपेज। कौन सा है? शाबाश, लाइपेज। दूसरा कौन सा है? एमाइलेज। एमाइलेज एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। दूसरा नाम क्या है? लाइपेज, एमाइलेज और, अरे क्या हो गया भाई साहब? ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, एमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। देखो कार्बोहाइड्रेट का जो आंशिक पाचन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मुख में हुआ था। टाइलिन और लाइसोजाइम दो एंजाइम नहीं बताए थे मुख में? टाइलिन जो एंजाइम है वो भोजन को चिकना बनाता है, स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। ठीक है, मतलब मुख के पश्चात यदि हम बात करें तो एक तो छोटी आंत में और एक अग्नाशय द्वारा निकलने वाले जो ये हार्मोन है, इन्हीं में किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आमाशय जो होता है, आमाशय में स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। पाचन में
सहायक होता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में, किसके पाचन में? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो अग्नाशय से कितने एंजाइम निकलते हैं? 3। कौन कौन से? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसके पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में। एमाइलेज किसके पाचन में सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। और ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। आगे हम बात कर लेते हैं यहीं पे हार्मोन की। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। देखो, एक तो निकलता है, वो तो कोशिकाएं हैं। यहाँ पे जो अग्नाशय या पेनक्रियाज है, इसमें लेगरहेंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं की जो खोज है वो लेगरहेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, लेगरहेंस द्वीप कोशिकाएं। जो लेगरहेंस द्वीप कोशिकाएं हैं वो कौन कौन सी है? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा से कौन सा निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागोन। बीटा से कौन सा निकलता है? इंसुलिन। और गामा से कौन सा निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटो सोमेटोस्टेटिन। देखो, 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। देखो, ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो ग्लाइकोजन जो है उसको किस में बदलने का कार्य करता है? ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। किसमें? ग्लूकोज में। अब जो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज जो है उसको किस में बदलने का कार्य करता है? ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन को हिंदी में मधुसूदनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, और जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों पे नियंत्रण रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, अब देखो, इस हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का का मुख्य कार्य मुख्य कार्य यकृत में संचित संचित मतलब स्टॉक में, यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का है। ग्लूकोज में बदलने का है। देखो, ग्लूकागोन जो हार्मोन है, जैसे हम खाना खाते हैं तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो कहाँ पे स्टोर होगा? यकृत में। कहाँ पे स्टोर होगा? यकृत में। और उस ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, इसीलिए ग्लाइकोजन को कहा जाता है संरक्षित भोजन या स्टॉक फूड। मतलब वो स्टॉक में पड़ा है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब इसको क्या कर लिया जाएगा? काम में ले लिया जाएगा। अब देखो, ग्लाइकोजन में बदलने का जो कार्य है, ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य इंसुलिन हार्मोन करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य तो कौन करता है? ग्लूकागोन हार्मोन। जबकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। अब देखो, बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो है
ग्लूकोज को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में में बदलने का कार्य करता है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में बदलेगा। जैसे मान लो हमें आवश्यकता थी 2 रोटियों की, हमने टिका ली कितनी? 6। या 3 रोटियों की आवश्यकता थी, हमने टिका ली 5। तो मतलब जो एक्स्ट्रा 2 या 3 जो रोटियां हैं उनका जो ग्लूकोज है वो कहाँ पे जाएगा? देखो सबसे पहले जाएगा यकृत में। कहाँ पे जाएगा? मान लो यकृत जब फुल हो गया किससे? ग्लाइकोजन से, तो फिर वो कहाँ जाएगा ग्लाइकोजन? एडिपोज टिश्यू, या इसे कहा जाता है वसीय ऊतकों के रूप में। भाई जैसे कई बार ये होता है ना कि शादी वादी होती है तो पड़ोसियों के कई बार मेहमानों को अपने घर बुला लिया जाता है कि भाई हाँ कोई बात नहीं, तो उसी हिसाब से जो वसीय ऊतक है उनका काम होता है वसा को स्टोर करने का। जैसे मैंने कहा था विटामिन डी की प्राप्ति वसीय ऊतकों के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों के द्वारा होती है। तो वो जो वसीय ऊतक है वो किसको स्टोर कर रहे हैं? ग्लाइकोजन को। ठीक है, पहले यकृत फुल हो गया, अब क्या फुल हो गए? वसीय ऊतक। अब जब वसीय ऊतक और यकृत दोनों फुल हो जाते हैं तो इंसान को एक रोग होता है जिसे कहा जाता है डायबिटीज, और उस डायबिटीज का नाम है डायबिटीज मेलाइटस। यदि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसे कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस, और यदि शरीर में मूत्र की मात्रा बढ़ जाए उसे कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडियस। जो हाइपोथैलेमस और किडनी के मध्य की जो हार्मोन है वो इसकी मात्रा को नियंत्रित करता रहता है। कौन सा हार्मोन है? एडीएच हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। यदि हाइपोथैलेमस और किडनी के मध्य जल की मात्रा इम्बेलेंस होती है तो वो डायबिटीज कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडियस, या उसे कहा जाता है उदर में है डायबिटीज। या शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये हार्मोन ग्लूकागोन व इंसुलिन दोनों हार्मोन पे नियंत्रण रखता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है? ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों के प्रति स्नेह रखें, और आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सके।